US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. तो डॉक्टर साहब, ये हूती जो ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी पिछले 10 दिन में दुनिया के 15 देशों के कार्गो शिप पर उसने अटैक किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो यूएस एंड यूके की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीज ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने और उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसमें हिंदुस्तान के भी दो कार्गो शिप थे जिसमें उसने ड्रोन से अटैक किया था। और अभी 22 क्रू मेंबरों को 3 दिन पहले हूती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था, जिसको मार्कोस कमांडो के सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने उनको छुड़ाया। हालांकि उनके जो शिप था हूती का, उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनको ऐसे वार्निंग देके वो छोड़ दिए और भाग गए। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाल सागर में अक्सर कैसा हो रहा है, करीब 15 देशों के जो शिप वहां से गुजरते हैं उन पर अटैक होता है, उन्हें हाईजैक कर लिया जाता है। अभी आपको पता ही होगा, अभी हाल फिलहाल में ही 15 दिन पहले या 5-7 दिन पहले हमारा जो एक शिप था उसे कंटेनर को मतलब हाईजैक कर लिया था। लाल सागर की ये बात है। मैं आपको बता दूं कि जो ये यहूदी होते हैं, यहूदी यानी कि जो ये यहूदी है, यहूदियों का ये काम है जो कि अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब जब अमेरिका ने भारत से बात की और भारत से बात करने के बाद में डायरेक्ट ही उनको मतलब उनके जो अड्डे थे वहाँ के आसपास जितने भी उनके टेंट तंबू हुआ करते थे उन पर उन्होंने मतलब अटैक कर दिया, पूरे तरीके से फोड़ दिए। यानी कि जो उनके ठिए ही जल जाएंगे, उनके अड्डे जल जाएंगे और उनको अच्छे से समझा दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ पर बौखलाया हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ पर बात क्या करता है और क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है और ये लोग कितने मानते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया, हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमरीकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस और यूके की तरफ से, उसके बाद हूतीस के लीडर का ये कहना है कि अब नहीं छोड़ेंगे। यानी उन्होंने उससे बड़ी धमकी दी है और हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अब जो उनकी तरफ से किया जाएगा तो अभी तक जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ एक खबर यह भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में,
उनको रोकने के लिए कहा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूथीज को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई कि ये इतनी बहुत सारी खबरें एक ही खबर के साथ हैं, जिससे पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये स्ट्राइक्स क्यों की गई। और उसके बाद अब यूएस कांग्रेस जो है उसका ये कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं और जो अपोजिशन है उसका अपना एक स्टैंड है और जो हुकूमत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अपना एक स्टैंड है। इसके ऊपर जो अपोजिशन है और कुछ कांग्रेसमैन उनकी तरफ से कहा गया ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसका हक हासिल नहीं है और सदर ने कैसे ये पूछे बगैर ये कर दी, इसके लिए जो है वो कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये सब बात चलती रही और कुछ कांग्रेसमैन ने जो है उसके हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं और उसको सोशल मीडिया पर भी लिखा है। जबकि जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये कहना है कि सदर यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन को ये इख्तियार हासिल है, हक हासिल है, क्योंकि वो एक चीफ कमांडर हैं और वो ये अपनी मिलिट्री को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं डिफेंड में। और एज ए कमांडर इन चीफ जो है वो उनका पूरा हक था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और यूएस मिलिट्री जो है उसको अमेरिका के हिफाजत के लिए एंड डिफेंड करने के लिए जो भी वो स्टेप्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये दो तरह की बातें इस वक्त अमेरिका में भी चल रही हैं। अब आते हैं हम उस स्टेप की तरफ के जिसमें ये पता चला है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये हमले करने से पहले यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से होती इस पर, उससे पहले उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ उससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने ये पूछा है इंडिया से कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है उसने भी अभी अपनी ताकत वहां पर बढ़ाई है रेड सी में, 10 जो शिप्स हैं उसने भी वहां पर भेजे, इसके पहले डिस्ट्रॉयर्स भी वो भेज चुके हैं। लेकिन इसमें ये खबर चलती थी कि इंडिया फ्लेक्सेस मैरीटाइम मसल्स बाय बूस्टिंग अरेबियन सी फोर्स। तो अरेबियन सी, रेड सी, इस ये जो ओशंस की इस वक्त एक जंग चल रही है इसके अंदर इंडिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और उसने अपनी ताकत दिखाई भी है। तो इसमें हूतीस के खिलाफ ही जो कुछ वो कर रहे हैं तो फिर उन्होंने अपने शिप्स जो है वहां पर भेजे। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो पार्टनरशिप कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो किसी और मुल्क के लीडर को फोन किए गए उससे पहले अभी तक खबर हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें ही पता ये चलता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से टेलीफोन किया जाता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया में और ये बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, या उनसे ये कहा जाता है आप भी हमारे साथ शामिल हो, या उनसे राय ली जाती है कि क्या किया जाए। तो देखिए इस सिलसिले में कई चीजें चल रही हैं जिसमें कि हम आपको ये बताते हैं अभी कि ये सारी सिचुएशन क्या है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने डायल किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को और उनसे जो रेड सी में इस वक्त हो रहा है ये जो मामला है इसके ऊपर बातचीत की है। और कुछ जो मैथ्यू मिलर है उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन हैड ए प्रोडक्टिव कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर discussing US-India partnership for protecting freedom of navigation in critical waterways। तो ये बात साफ नजर आती है। मैथ्यू मिलर उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल वाटरवेज जो है उसमें नेविगेशन जो इस वक्त जो सिलसिला है उसके ऊपर बात हुई है, यानी ओशंस में जो इस वक्त चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेवी है उसने एक्सपैंड किया है, उन्होंने नहीं कहा, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो इंडियन नेवी है उसने जो एक्सपैंड की अपनी प्रेजेंस जो दिखाई है वो तो आप जानते ही हैं वॉरशिप्स के हवाले से। मैंने आपको कोई 1 या 2 दिन पहले वो खबर दी थी और आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से जब ये ट्वीट मैथ्यू मिलर की सामने आई तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये लिखा गया, बताया गया, ए गुड डिस्कशन विद इवनिंग this evening, a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken
Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. Appreciated his insights on ongoing situation in the West Asia, including Gaza. और फिर उन्होंने कहा कि exchange बैक इन perspective टाइम on इनका झगड़ा होगा तो ये दो ग्रुप बने ना, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी के बाद उन्होंने कोशिश की कि सब मुसलमानों को अपने जेर असर ले आया जाए और सऊदी अरेबिया की जो होल्ड है मुसलमानों पे वो कम की जाए। उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो ये मिडल ईस्ट के अंदर शिया ग्रुप्स हैं, एक तो ये हौथी हो गए जो जैदी शिया हैं, एक तो जैदी नाम है वो मुख्तलिफ होता है। जैदी शिया जो हैं ये एक और ग्रुप है, एक वो हो गए, एक ईरान वाले जो ये 12 इमाम को मानते हैं, ये वो पीटने वाले शिया, ये वो वहां पे फिर सीरिया के अंदर एक ग्रुप है अलवाइट शियाओं का, और एक तुर्की के अंदर है एलवी शिया। अलवाइट और एलवी दोनों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप बेसिकली शिया सोच के हैं। एक दूसरे से इनकी बात ना भी बने, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो ये बन रहा है ना, क्या कहते हैं, एक बैलेंस ऑफ पावर, वो है ईरान एंड द शियाज, सुन्नी एंड सऊदी अरेबिया, इस किस्म की बात है। ऐसे है तो ये होता रहता है तारीख के अंदर। जो चीजें पहले देखे ना, हिंदू मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई सदियां अमन से ही रहे, पीसफुली रहे, इधर उधर झगड़े हो जाते थे, लेकिन कॉलोनियल दौर के अंदर तो टू नेशन थ्योरी आई, इनके झगड़े हुए, फिर पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हुई, इतने लोग मारे गए। इसका पहले तो रिकॉर्ड कोई नहीं है ऐसे। तो ये आज जो है ना 21st सेंचुरी की सियासत बिल्कुल और किस्म की है। तो ऐसे लगता है मुझे कि ये अरब वर्सेस इरानियन जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट पुराना, वो दोबारा शिया सुन्नी के स्ट्रक्चर में आ गया। ऐसे है। जी जी जी। अभी डॉक्टर साहब, मेरे को जो हमास ने जो हमला किया इजराइल में, जो भी हमला हुआ उसमें, और अभी हुती जो कर रहा है, इसमें ऑफिशियली ईरान तो बोल भी रहा है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो। तो एक मेरे को लगता है कि ईरानियन क्रांति के बाद जो ये कई ऑर्गेनाइजेशन को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आज, जो हो सकता है निकट भविष्य में ईरान और अमेरिका की युद्ध हो जाए। और मेरे को तो निश्चित इसलिए लग रहा है कि एटॉमिक पावर के रूप में अमेरिका देखना ही नहीं चाहता है ईरान को, एनी हाउ। ये भी सही है, वो नहीं देखना चाहते, ना इजराइल देखना चाहता है, हाँ, ना बिल्कुल। सऊदी अरेबिया देखना चाहता है, जी 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 जी। ना ईरान, ना तुर्की देखना चाहता है, क्योंकि तुर्कों ने भी कहा है कि। तो दोस्तों, आपने वीडियो तो पूरा देखा ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। आपके माइंड में जो भी कोई थॉट आया है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए